Good afternoon, everyone. Welcome to my channel UGC नेट विद राघव शर्मा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक जो है हमारा वो है यति के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि यति क्या होती है, यति किसे कहते हैं। ये हमारी लय से संबंधित होती है। जब हम किसी भी गीत का गायन करते हैं, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है, चाहे उपशास्त्रीय संगीत है, चाहे किसी भी प्रकार का भी संगीत है, जब हम उसमें गायन करते हैं तो उसमें जो प्रयोग की जाने वाली लय होती है उसके बारे में हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारे प्राचीन ग्रंथकारों ने किस प्रकार की यतियों का वर्णन किया है, जैसे कि भरत, मतंग और दत्तिल, शारंग, देव आदि ने, उन्होंने 3 प्रकार की यतियाँ बताई हैं। वो कौन सी है? समायति, स्त्रोतगता या स्त्रोताभावी इसको बोलते हैं, और गोपुच्छा यति। ये 3 यतियाँ इन्होंने मानी थी और मृदंगा और पिपीलिका जो यति है ये बाद में उसमें ऐड की गई। तो प्रश्न यहाँ पर यूजीसी नेट में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन यति कौन सी है। तो हमारी ये 3 यतियाँ हैं, समायति, स्त्रोतगता यति और गोपुच्छा यति। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बाद में जो जोड़ी गई यति है, यानी कि प्राचीन के बाद की जो यतियाँ हैं वो कौन सी है, और मृदंगा और पिपीलिका यति जो है उसके बाद की है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि जो समायति वो किस तरह से हमारे गायन में कार्य करती है, यानी कि जो समालय है वो गायन में किस प्रकार से भूमिका निभाती है। जब हम समालय यानी कि समयति की बात करते हैं तो इसमें जब हम गायन आरंभ करते हैं तो इसमें प्रारंभ, मध्य और अंत में एक समान लय रहती है। यानी कि प्रारंभ और जब हम गाना आरंभ करते हैं तब भी एक जैसी लय होती है, और जब हम उसके गायन के मध्य में पहुंचते हैं और जब उसका गायन का समाप्तिकरण करते हैं तब भी एक जैसी लय रहती है। उसे कहते हैं हम समायति। अब स्त्रोतगता की बात करते हैं, जो दूसरी यति हमारी। स्त्रोतगता को श्रोताभावी कहा जाता है। स्त्रोतगता यति में सबसे पहले विलंबित होता है, फिर मध्य, फिर द्रुत होता है। अब जैसे जो शास्त्रीय संगीत के जो विद्यार्थी है वो स्त्रोतगता या श्रोताभाव को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो शास्त्रीय गायन होता है तो सबसे पहले हम आलाप करते हैं, वो आलाप भी विलंबित इसमें ही करते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम जो है आलाप राग का विस्तार करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बड़ा ख्याल गाते हैं जो कि विलंबित में होता है, फिर उसके बाद 3 ताल में मध्य ख्याल गाते हैं, फिर उसी मध्य ख्याल को जो है हम 3 ताल के ही ख्याल को हम द्रुत में अंत में जो है तान लेके उसे समाप्त करते हैं। यानी और जैसे कि छोटे ख्याल में के बाद तराना भी गाया जाता है। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम गोपुच्छा यति की। गोपुच्छा यति किस प्रकार की होती है? गोपुच्छा यति इसमें पहले ध्रुत लय रहती है, फिर उसके बाद मध्य लय आती है, फिर अंत में विलंबित आती है। यानी कि स्त्रोतगता जो यति है, स्त्रोताभाव जो यति है, उसका आप उल्टा कर दीजिए। आपको सिर्फ 2 में से एक याद करनी है, और उसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप स्त्रोतगता को याद रखते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए, तो वो गोपुच्छा यति बन जाएगी। यानी कि आपकी स्त्रोतगता है, पहले विलंबित है, फिर मध्य, फिर ध्रुत है। अब गोपुच्छा देखिए, पहले ध्रुत है, फिर मध्य, फिर विलंबित है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद मृदंगा यति क्या होती है? मृदंग यानी मृदंग आपने देखा किस प्रकार का होता है। वो पहले एक तरफ उसका मुंह जो होता है वो कम होता है, फिर बीच में वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरी तरफ वो फिर और कम होता है। लेकिन इसकी 2 मान्यताएं हैं। इसको इस तरह से भी माना जाता है कि पहले ध्रुत, फिर मध्य, फिर ध्रुत, इसमें इस तरह की लय रहती है। और दूसरी मान्यता के अनुसार इसमें माना जाता है कि पहले मध्य, फिर विलंबित, यानी कि पहले आप उसका जो है मृदंग का जो पहले वाला मुंह वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद बीच का जो हिस्सा है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि अरे परे से वो ऐसा घिरा हुआ होता है। अभी मैं इसका चित्र बनाकर आपको समझाऊंगा। और अंत में जो मध्य लय में आता है वो उसका दूसरी तरफ का मुंह जो होता है वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जो प्रारंभ के मुंह से है। ठीक है, आप समझ रहे होगे उसके जो आगे पीछे वाले जो सिरे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब पिपीलिका यति किसे कहते हैं? पिपीलिका यति को चीटी की यति भी, चीटी की लय भी कहा जाता है इसे।
और इसका दूसरा नाम, पिपीलिका यति को चींटी के लिए भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है डमरू यति के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि डमरू के आकार की इसमें लय बन जाती है। ठीक है, जिस प्रकार जो है डमरू का जो आकार होता है, पहले जो है वो, इसमें भी दो मान्यताएं बताई गई है, पहले विलंबित लय होती है, फिर मध्य, फिर विलंबित, यानी कि पहले आपकी विलंबित होगी, फिर मध्य, फिर बीच में मध्य आ जाएगी, यानी बीच में आपका सिरा जो है कमजोर हो जाता है, उसके जो अरे परे वाले सिरे हैं वो क्या रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, तो विलंबित, मध्य, विलंबित। दूसरी मान्यता के अनुसार मानते हैं कि इस तरह से भी मानते हैं इसको कि पहले मध्य लय, फिर उसके बाद बीच में ध्रुत लय, क्योंकि बीच में इसका सिरा जो है कमजोर हो जाता है, बीच वाला सिरा, अरे परे के सिरे इसके बड़े होते हैं, और उसके बाद अंत में जो है क्या आती है, मध्य लय आती है। तो ये तो रही यतियों के बारे में बात। और जैसा कि थोड़ा सा डायग्राम में भी मैंने बनाया कि समा, स्रोतकथा, गोपुच्छा यति पहले आई है, और उसके बाद मृदंगा और पिपीलिका यति जो है उसके बाद आई है। तो आइए अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें गति प्रवाह किस प्रकार का रहता है। आई थिंक इस बार यूजीसी नेट में यहाँ से एक प्रश्न आया था, गति प्रवाह के बारे में इसमें प्रश्न आया था, तो हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो है हमारी जो समय यति है उसमें किस प्रकार का गति प्रवाह रहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समय यति के बारे में समझते हैं। इसमें गति प्रवाह किस तरह का रहता है। प्रवाह इसमें आप ऐसा मान सकते हैं, यानी कि एक समान इसमें गति प्रवाह रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा है स्रोतकथा, यानी कि स्रोतावाह भी बोलते हैं इसको। स्रोतावाह में गति प्रभाव किस प्रकार का रहता है, तो इसमें जो गति प्रभाव रहता है वो इस प्रकार का रहता है। ठीक है, अब इस प्रकार का कैसे रहता है, पहले देखिए आप विलंबित, फिर देखिए आप मध्य, और अंत में क्या हो जाता है, ध्रुत। तो इस प्रकार से इसका जो गति प्रवाह है वो इस तरह से रहता है। अब हम तीसरे की जो बात कर लेते हैं वो है हमारा गोपुच्छा। ठीक है, जिसको कि हमने पहले इसकी थ्योरी डिस्कस की। अब इसमें हम गति प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें गति प्रवाह किस प्रकार का रहता है, गोपुच्छा में, अब जैसा हमने यहाँ पर लय के बारे में आपको बताया था कि पहले आप इस लय को विलंबित, मध्य, फिर ध्रुत, फिर इसका उल्टा कर दीजिए, पहले ध्रुत, फिर मध्य, फिर विलंबित। अब इसमें जो है गति प्रभाव कुछ इस तरह का रहेगा, यानी कि पहले आपका ध्रुत आएगा, फिर आपका मध्य आएगा, और फिर आपका विलंबित आएगा। इस प्रकार से इसमें गति प्रवाह रहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, तो आप जो है गोपुच्छा यति समझ गए होंगे, यानी कि ध्रुत, मध्य, फिर विलंबित। अब हम और यति के बारे में पढ़ लेते हैं। गोपुच्छा यति तक हमारा हो गया था। अब हम मृदंगा यति की बात करेंगे, यानी कि हमारा चौथे नंबर की यति। मृदंगा यति में जो है गति प्रभाव, गति प्रभाव किस प्रकार का इसमें रहता है, यानी कि जिस प्रकार मृदंग होता है आपका, ऐसे बना लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको, इसका सीधा जो है इस तरह का।
अब इसमें किस प्रकार का गति प्रवाह रहता है, यानी मृदंग के आकार का। इसमें दो मान्यताएं बताई गई आपको कि पहले आपका ध्रुत आता है, फिर आपका यहाँ पर ध्रुत आता है, ठीक है, फिर बीच में आपका मध्य आता है, ठीक है, फिर अंत में फिर यहाँ पर ध्रुत हो जाता है। या इसकी दूसरी मान्यता में ये बताया गया है कि पहले मध्य होगा, ठीक है, मध्य यानी कि इसका आकार इतना होगा, फिर बीच में आपका विलंबित हो जाएगा, ठीक है, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, इसका मध्य हो जाएगा, मध्यलय हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका मृदंगा यति ही बन गई है। तो इसमें इस प्रकार का गति प्रवाह रहता है। अब हम जो है अंतिम यति की चर्चा कर लेते हैं, पांचवी यति के बारे में। वो है हमारी पिपीलिका यति। पिपीलिका यति, इसमें गति प्रवाह देखते हैं। इसमें गति प्रवाह जो हमारा रहता है वो रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, या तो चीटी के की यति भी इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं अन्य, हम और किस नाम से इसको जानते हैं, डमरू यति के नाम से। डमरू यति क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डमरू के आकार की जो लय है वो बनती है। इस तरह से, ठीक है। डमरू तो आपने देखा होगा, आई होप आपको समझ आ गया। वो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा बड़ा डमरू बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया, बस इतना ही काफी है। तो इसमें देखिए, इसमें गति प्रवाह किस प्रकार का रहता है कि पहले ये विलंबित बोलते हैं, पहले विलंबित यानी कि पहले इसमें इस तरह का गति प्रवाह रहेगा, फिर बीच में मध्य का आ जाएगा, फिर अंत में विलंबित, इस तरह का गति प्रवाह इसमें रहता है। और इसमें दूसरी मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है, इसमें ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं, पहले आपकी मध्यलय हो गई, फिर अंत में आपकी ध्रुतलय हो गई, फिर आपकी मध्यलय फिर हो गई, यानी कि ये भी डमरू के आकार का ही बन गया। यानी कि प्रारंभ और अंत में मध्यलय और बीच में क्या है, ध्रुतलय। ये भी आपका डमरू ही बन गया, कुछ इस तरह का। शिव शंकर भगवान के पास डमरू होता है इस तरह का। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज हमने यति के बारे में चर्चा की, और क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने से अपलोड होने में समस्या होती है, इसलिए हम जो है इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।